नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत बोल गुलजार साहब ने लिखे थे फॉर द फिल्म ओमकारा। और मैं ये कहूँगा कि बस इस गाने के बोल में दुनिया का सत्य छुपा है, चाहे वो शुरुआत से हो या आज की तारीख भी हो। और कई कई बड़े बड़े राजा रानी योद्धा सब बर्बाद हुए हैं इस नैन के खेल में। और खैर डायरेक्टर राइटर अनूप सिंह की फिल्म में यहाँ कोई राजा रानी या कोई योद्धा तो नहीं है, बट एक सिंपल सी कहानी है जो कि राजस्थान के एक रिमोट विलेज मेरे ख्याल से इन थार में बसी हुई है। द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस की बात करूं तो ये फिल्म एक्चुअली पहले 2017 में ये लोकानो फिल्म फेस्टिवल में रिलीज की गई थी, और उसे अब इंडिया में आने के लिए मतलब रिलीज होने के लिए 6 साल लग गए। दरअसल ये फिल्म वैसे तो ऑब्वियसली इसमें सभी हिंदुस्तानी भाषा है, राजस्थानी मारवाड़ी भाषा है, हम ज़्यादातर इंडियन एक्टर्स है इसमें, लेकिन दिस इज एक्चुअली सिंगापोरियन, स्विस एंड अ फ्रेंच कोलैबोरेशन। तो खैर मैं ये कहूँगा कि इसकी कहानी के बारे में बात करें तो अरबी कल्चर में स्कॉर्पियंस की अहमियत रहती है। और अगर आप पढ़ेंगे तो कैसे यूपी के जो अमरोहा इलाका है वहाँ पे एक दरगाह है जहाँ पे ढेर सारे आपको बिच्छू पाए जाएंगे, लेकिन वो किसी इंसानों को काटते नहीं हैं। एंड दैट इज़ डाउन ड्यू टू द ब्लेसिंग ऑफ मेनी मेनी जब 500 साल पहले जब एक सेंट आए थे शाह विलायत, और उन्होंने आके इस दरगाह पे एक आशीर्वाद दिया था कि एक भी बिच्छू इंसान को नहीं काटेगा। और अगर आप इंटरनेट पे इस चीज़ के बारे में पढ़े तो लोगों का मानना है कि आज भी वो बात सत्य है। तो खैर अनूप सिंह की कहानी थार के रेगिस्तान एक रिमोट विलेज में बसी है, जहाँ पे एक बूढ़ी महिला है जुबैदा वहीदा रहमान, और इन्हें एक खूबी मिली है। एक मैं कहूँगा कि ये शी बिलोंग्स टू अ ट्राइबल कम्युनिटी, और इनकी खूबी यह है कि इनके गाने से अगर किसी इंसान को बिच्छू ने काटा है तो उसका जहर कम हो जाता है। और खैर उनकी एक बहुत ही सुंदर बेटी है नूरान, दैट्स प्लेड बाय गुल शिफ्ते फराहानी, आई होप आई गॉट द नेम राइट। और फिल्म की शुरुआत होती है एक सीन से जहाँ पे एक गांव के किसी व्यक्ति को बिच्छू ने काट लिया है। तब जुबैदा तो नहीं आती, बट उनकी बेटी गुलशिफ्त नूरान आती है और वो गाना गाती है और उस आदमी को बेहतर महसूस होने लगता है। अब ये सब नज़ारा देख रहे हैं एक शख्स जिसका नाम है आदम, दैट्स प्लेड बाय इरफान खान। और आदम साहब एक कैमल ट्रेडर है, वो इस गांव में आए हुए हैं, और वो नूरान की आवाज़ और उनकी शक्ल देख के पहली नज़र में ही वो लट्टू हो जाते हैं। फिर आगे जाके वो सीधा उन्हें शादी का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन लड़की शी डजंट माइंड दी अटेंशन, बट वो प्यार से उन्हें ठुकरा देती है। और तभी फिर एक सीन में है कि जब कैसे आदम लड़की का हाथ पकड़ लेते हैं, उस दौरान तब गांव के 3 लौंडे आते हैं और वो आदम को पीट देते हैं। आदम इस चीज़ को लेकर नाराज़ होते हैं और नूरान बस उन्हें वहीं छोड़ के चले जाती है। फिर ये जैसे कहानी बढ़ती है इसके अंदर मैं कहूँगा 2 ट्रेजेडीज होती है, वन इन्वॉल्व्स नूरान एंड दी अदर इन्वॉल्व्स जुबैदा। अब ये क्या है ये तो खैर जब आप फिल्म देखेंगे तो बेहतर पता चलेगा। और इन बिकॉज ऑफ दीज 2 इंसिडेंट्स नूरान पूरी तरह टूट जाती है, वो अकेली पड़ जाती है। अब क्योंकि एक कुंवारी लड़की जिसके साथ एक बुरा हादसा हुआ, उसे कोई अपनाएगा नहीं, खासकर एक रिमोट मुस्लिम विलेज में। तो तब आदम उनकी ज़िंदगी में आते हैं और वो उन्हें अपनी बीवी बना के उनसे निकाह करके अपने गांव ले जाते हैं। लेकिन फिर पता चलता है कि आदम की तो पहले ही शादी हो चुकी है, उनकी एक प्यारी सी बच्ची भी है आयशा। और खैर लेकिन दैट्स पार्ट ऑफ सर्टेन कल्चर्स। और उनकी इरफान की जो पहली बीवी है शुरू में थोड़ी नाराज़गी जताती है और एक लाइन कहती है कि मर्द ज़ात तो बिल्कुल ऐसी ही है, बट फिर भी वो इवेंचुअली अपनी जो मैं कहूँगा अपनी सौतन है उन्हें एक्सेप्ट ही कर लेती है। और जो इनकी बेटी है आयशा, वो भी उन्हें बड़ी दिलचस्पी रहती है जानने के लिए कि ये जो गाना गाती है क्या इससे वाकई बिच्छू का जहर कम हो जाता है। अब ऐसा तो लगता है कि शायद अब नूरान की ज़िंदगी सही हो गई है, उनके दुख खत्म हो गए, लेकिन वो अभी तक ट्रॉमेटाइज है। और फिल्म में आगे जाके जब कुछ खुलासे होते हैं उसके कारण वो और भी टूट जाती है। तो कहानी मैं कहूँगा कि राजस्थान के रेत से निकली, एक फोक से निकली एक अच्छी कहानी। अब इसका जो पीरियड है फिल्म का स्पेसिफाई नहीं किया गया है, बट क्योंकि इसमें आपको जीप देखने को मिलती है तो आप अज्यूम कर सकते हो कि मेरे ख्याल से ये फिल्म माइट बी सेट समवेयर अराउंड द 2000। फिल्म की जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट मैं कहूँगा कि ऑब्वियसली इसकी राइटिंग अच्छी है, इसका स्क्रीन प्ले अच्छा है, परफॉर्मेंस तो है ही बेहतर, लेकिन जो इसका सबसे मैं कहूँगा यूएसपी है वो है इसकी सिनेमाटोग्राफी। अब क्योंकि ये इंटरनेशनल फिल्म है, अब जाहिर है इसके अंदर जो टेक्नीशियंस है ज़्यादातर वो इंटरनेशनल है, और जो सिनेमाटोग्राफर्स की यहाँ पे एक जोड़ी है
जिसमें है पिएट्रो ज़ुएकर एंड वन कार्लोटा हॉली स्टाइनमाइट। जाहिर है ये नाम हमने पहले कभी सुने या इनके बारे में पढ़ा नहीं, बट पूरी फिल्म में जो इन्होंने जादू किया है, कमाल किया है अपने अपने कैमरे से, वो बिल्कुल आपको मैं कहूँगा मंत्रमुग्ध कर देता है। एक एक सीन इसका बहुत ही बढ़िया है। मैं ये कहूँगा कि बस जो दिन के सीन है वो ऐसे हैं कि जो जहाँ धूप है वो स्क्रीन पे देखने में आपको ऐसा लगता है कि राजस्थान की जो सैंड है दैट टर्न्स गोल्ड ऑन स्क्रीन। और जो रात्रि के सीन्स है जिसके अंदर गैस लाइट और स्टार्स है दे बेसिकली लाइट अप, ये कहूँगा जो इनकी रातें हैं ये उन पे चार चांद लगा देती है। खासकर जो सीन्स जिनमें ऑब्वियसली एक डिस्पेयर है एक डिप्रेशन है, वो सीन को बहुत ही खूबसूरत तरीके से शूट किया गया। अगर आप देखें तो उन सीन में एक लाइट और शेड है बेसिकली, जैसे कि लाइट में वो आपको एक बैकग्राउंड में घर के दीवार पे एक लाइट लटकी भी है, और जो डार्कनेस में ये खासकर ज़्यादातर ये इस नूरान के सीन्स हैं और उनका चेहरा आपको देखने को मिलता नहीं, बट दैट्स द ब्यूटी मैं कहूँगा इन टर्म्स ऑफ सिनेमाटोग्राफी। दिस इज प्रोबेबली जो फिल्म कॉन्सूज है उनके लिए तो ये बहुत ही डिलाइट है, लेकिन जो आम दर्शक भी है मुझे पूरा यकीन है कि वो इसकी जो खूब विजुअल ब्यूटी है उसे अप्रिशिएट करेंगे। अब इसमें ना ही सिर्फ विजुअल ब्यूटी है बट अदर टेक्निकल ब्रिलियंस अच्छे, जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत ही ज़बरदस्त है, और इसका जो एक ओरिजिनल स्कोर है जो कि एक फ्रेंच आई थिंक फ्रेंच कंपोजर है बिएट्रीज थ्योरी, आई होप आई गॉट द नेम दैट नेम राइट एज वेल। और लेकिन जो इसके ऑब्वियसली म्यूजिक तो दिया है एक विदेशी, और वो बिल्कुल मैं कहूँगा बिल्कुल राजस्थानी म्यूजिक ही है, वहाँ के कल्चर का है। और इसके जो गाने के बोल लिखे हैं दैट इज़ वन मिस्टर मदन गोपाल सिंह। और फिल्म के एंड क्रेडिट्स में जो गाना बजता है, गाना तो नहीं कहूँगा बट जो आवाज़ आपको सुनने को मिलती है वो बिल्कुल इट्स मैं कहूँगा ब्रेथ टेकिंग है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये फिल्म बहुत स्ट्रॉन्ग है। विजुअली इसका जो है कलर, इसका जो कलर है वो बेसिकली फिल्म के वो एक एनहांस कर देती है। ओवरऑल मैं कहूँगा इसकी फिल्म आपका एक जो कल्चर है उस रीजन का उसे निकालने में बिल्कुल सक्षम रहती है। बात करें परफॉर्मेंस की तो खैर इरफान खान साहब तो वो तो माहिर है अपनी ज़िंदगी में उन्होंने जितने भी रोल किए मेरे ख्याल से बहुत कम होगा जब आपको ऐसा लगा कि उनका काम इट्स नॉट अप टू द मार्क। यहाँ पे भी वो ब्रिलियंट काम करते हैं। और इस आदम की एक बात है ये सीधा बोलता है, इसका एक विट है, एक चार्म है। और इरफान खान उन्हें कभी भी ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करने के लिए कोई ज़्यादा उन्हें स्ट्रेस, कभी उनके चेहरे पे स्ट्रेस नहीं रहा है, वो अपने एक पेस रहा, उनका एक अपना पेस था एक मैं कहूँगा एक लैंग्वेज एलिगेंस, और वही चीज़ आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगी। बस इतना कहूँगा कि इस कैरेक्टर द्वारा आपको उनका विट, चार्म और आगे जाके एक रिमोर्स भी देखने को मिलेगा। तो खैर इरफान खान साहब तो ये कहूँगा कि हालांकि उनकी लास्ट फिल्म जो उन्होंने शूट की थी मेरे ख्याल से वो थी अंग्रेज़ी मीडियम, जो कि 2020 में आई थी मेरे ख्याल से, और वो तो खैर इतनी अच्छी फिल्म नहीं थी। बट बतौर एज अ फैन ऑफ इरफान खान मैं ये कहूँगा कि अगर आप लास्टिंग मेमोरी की बात करो तो द सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस इज़ मैं कहूँगा वो बिल्कुल इरफान के टैलेंट को जस्टिस करती है। लेकिन इस फिल्म में जो कहूँगा जो सबसे खूबसूरत और सबसे इम्प्रेसिव चीज़ है तो वो है हमारी ईरानी एक्ट्रेस गुलशिफ्ते फराहानी। अब इन्होंने पहले एक नेटफ्लिक्स फिल्म आई थी एक्सट्रैक्शन जिसके अंदर रणदीप हुडा साहब थे, उसमें भी इन्होंने काम किया था। वहाँ पे एक मर्सनरी बनी थी तो वहाँ पे भी इनका काम अच्छा था। लेकिन ये फिल्म की आई थिंक इस फिल्म में जो कमाल की बात है कि कैसे एक ईरानी लड़की, ईरानी फ्रेंच एक्टर, वो एक राजस्थानी फिल्म करती है और उन्होंने वो भाषा सीखी है। अब जब आप देखेंगे उन्हें पर्दे पे आपको ऐसा लगेगा कि नहीं कि ये कोई विदेशी लड़की है, क्योंकि उनका जो बोलने का अंदाज़ है, जो उनका लहजा, जो उन्होंने टोन पकड़ी है तो वो बिल्कुल लोकल लगती है। हाँ कुछ सीन्स में है जहाँ पे कुछ वर्ड्स है जहाँ पे शायद आपको एक एक्सेंट महसूस होती है, बट ओवरऑल मैं कहूँगा इट्स ये लाजवाब परफॉर्मेंस है, वेरी कमेंडेबल कि एक फॉरेनर ने आपकी भाषा पकड़ी और इफ़ नॉट 100% बट डेफिनेटली उन्होंने अपना 90% तो इसको दिया है। तो उनका चेहरा मैं कहूँगा इतना अपीलिंग है, एक स्क्रीन प्रेजेंस है, लेकिन जो उनकी एक बॉडी लैंग्वेज है, एक्सप्रेशन, और खासकर जब वो इंटरनल टर्मोइल है वो उन्हें जिस तरह से अपने वो चेहरे, मायूस चेहरे से एक्सप्रेस करती है, दैट इज सिंपली ब्रिलियंट। सो इरफान खान एज ग्रेट एज इरफान खान वॉज बट आई एम श्योर अगर इरफान खान साहब आप होते तो वो भी अपनी को एक्टर की जम के तारीफ करते थे। बाकी एक्टर्स का भी सभी अच्छा काम है। वहीदा रहमान जी, उनका छोटा सा रोल है उसमें उन्होंने बहुत अच्छा किया है। शशांक अरोरा वो आदम के दोस्त प्ले कर रहे हैं मुन्ना, और उनका भी एक अहम कैरेक्टर है, उनका काम भी अच्छा है।
और फिर ऑब्वियसली जो आदम की बेटी बन रही है आयशा, दैट्स प्लेड बाय सारा अर्जुन। सारा इज एक्चुअली द डॉटर ऑफ एक्टर राज अर्जुन। और सारा को हमने पिछले साल पोनियन सेल्वन 1 में देखा था, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली सॉन्ग ऑफ स्कॉर्पियंस ये बनी थी मेरे ख्याल से 2015 में इसकी शूटिंग हुई थी, और तब ये बच्ची 10 साल की थी। जब इमेजिन करें कि 10 साल की उम्र में भी इस बच्ची ने कमाल का काम किया है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा फिल्म की स्टोरी इंटरेस्टिंग है। हाँ, इसका जो सेकेंड हाफ का स्क्रीन प्ले है शायद एक थोड़ा ट्रैक तो नहीं कहूँगा, बट एक स्लो बर्न है। और जब स्लो बर्न की बात आती है तो बेसिकली अगर स्लो बर्न को मैं हिंदी में डिफाइन करूँ तो वो बिल्कुल एक वैसा स्क्रीन प्ले है जो एक धीमी मोमबत्ती की तरह चलता है। अब वो चीज़ इट्स ऑलवेज सब्जेक्टिव। कुछ दर्शकों को वो पसंद आती है, और जो शायद हमारे जनता जिन्हें मास मेन स्ट्रीम फिल्में पसंद है शायद उनके लिए ये फिल्म ना हो। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगा इसकी जो एक विजुअल ब्यूटी है, क्योंकि इरफान खान साहब की लास्ट फिल्म है, सो दैट्स अ ग्रेट मोटिवेशन टू वॉच दिस फिल्म। तो ओवरऑल मैं कहूँगा ये फिल्म एक फोक पे टच करती है, उसे अच्छी तरह रिप्रेजेंट करती है। थोड़ी बहुत खामियां है स्क्रीन मैं कहूँगा, बट ओवरऑल इट्स एन एक्सपीरियंस विच यू कैन नॉट मिस। रही बात रेटिंग की, तो हमें देते हैं इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार।